बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हमारा नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? तो केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिनमें तीन चीजों को स्टडी किया जाता है अबाउट अ रिएक्शन के रेट को स्टडी करना, फैक्टर्स जो रिएक्शन के रेट पे असरअंदाज होते हैं, और रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करना। मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन मींस वो रास्ता जिससे रिएक्टेंट गुजर के प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। किन मराहिल से रिएक्टेंट ने पास होना है और अपने डेस्टिनेशन तक, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। उसके रास्ते में कौन कौन सी चीजें आती हैं कि रिएक्टेंट को ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर यूं हुआ, तब जाके वो अपने घर पहुंचा। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ अ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, वो अवामिल जो रिएक्शन के रेट पे असरअंदाज होते हैं। रेट से मुराद है स्पीड, ये हमने केमिकल का इक्विलिब्रियम में पढ़ा भी था पहले। एंड मैकेनिज्म का मतलब है किस रास्ते से, किन तकलीफात से रिएक्टेंट गुजरा और वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ। रिएक्टेंट का किस्सा कि रिएक्टेंट किस तरह से प्रोडक्ट में चेंज हुआ। केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है? तो इंडस्ट्री के अंदर रिएक्शन के स्पीड को ऐसा रखना है कि आपके पास ढेर सारा प्रोडक्ट बने, यानी प्रोडक्ट पे खर्चा कम हो ताकि वो लोग खरीद सके वो प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री के अंदर बनता है। इंजीनियरिंग के साथ किस तरह से ये रिलेटेड है? तो जिस वेसल के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर रिएक्शन करवाना है, अगर उस रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा तेज है तो खदशा होगा कि ये कंटेनर कहीं फट न जाए। तो इंजीनियर्स उस कंटेनर को मजबूत बनाता है, मटेरियल वो मजबूत यूज करता है कि कहीं रिएक्शन के वक्त वो मटेरियल टूट न जाए, उसे जंग न लगे। हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनकी स्पीड भी, यानी उनका रेट भी मुनासिब होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम 2 रोटियां खा लें और विद इन फ्यू मिनट्स वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाए। मतलब हमारा मकसद हो सिर्फ रोटी खाना, न काम का, न काज का, बंदा दुश्मन अनाज का। तो इन तीनों फील्ड्स के लिए केमिकल काइनेटिक्स का नॉलेज जरूरी है। So we will discuss each and every term one by one. First of all, rate of reaction. Rate of reaction or speed of a reaction.
रेट ऑफ रिएक्शन, इफ यू रिमेंबर, ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में 3 तरह से डिफाइन किया था। पहला डेफिनेशन इसका हमने यू किया था कि 1 सेकंड के अंदर रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन में जितनी कमी आ जाए, या 1 सेकंड के अंदर प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन में जितना इजाफा हो जाए, या तीसरा डेफिनेशन 1 सेकंड के अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन में जितना चेंज आ जाए। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन का ये डेफिनेशन, डिक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मींस 1 सेकंड में, चूंकि टाइम का SI यूनिट सेकंड है, देयरफॉर वी विल कंसीडर SI यूनिट। या ऐसे इंक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन में कमी 1 सेकंड में, या प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन में इंक्रीज 1 सेकंड में, या जब टाइम बढ़ता है तो रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन भी चेंज होता है, प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन भी चेंज होता है। एक में जितनी कमी आएगी दूसरे में उतना इंक्रीज आएगा। तो यू भी डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो रेट इज इक्वल टू डेल्टा C डिवाइडेड बाई डेल्टा T, या डेल्टा X बाई डेल्टा T। डेल्टा C मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन, तो डेल्टा X का मतलब भी है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। यूनिट्स रेट के क्या होंगे? यूनिट्स ऑफ रेट, तो मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं मोल्स पर dm³, जबकि टाइम का यूनिट है सेकंड। यू मोलर रेट का यूनिट हुआ, यूनिट्स हुए मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। कंसिडर द एक्सप्लेनेशन। ये रेट का डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन। Consider this particular reaction, NO2 plus CO, they combine to form NO and CO2. NO2 कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करता है, यानी ये इसे ऑक्सीजन दे देता है, तो ये खुद नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये एक रिएक्शन है। इसका एक मोल आपस में रिएक्शन करते हैं, तो एक मोल ये बनता है और एक मोल ये बनता है। सपोज करता हूं व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम जब हो 0, टाइम 0 का मतलब है रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ। टाइम 0 मीन्स रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ। हमारे पास रिएक्टेंट की क्वांटिटी होगी मैक्सिमम ज्यादा, ये होगा मैक्सिमम।
जबकि ये होंगे 0। जब रिएक्शन शुरू ही नहीं है तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा? प्रोडक्ट होगा नहीं तो प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन 0, जबकि इसका मोलर कंसंट्रेशन है मैक्सिमम। कितना मैक्सिमम? मैं इसे वैल्यू असाइन करता हूं, सपोज 2 मोल्स पर लीटर और ये 0। 2 मोल पर लीटर ये हैं, 2 मोल पर लीटर ये हैं। तो दोनों रिएक्टेंट में से कोई सा एक रिएक्टेंट कंसिडर करें, एनी वन। इसी तरह 2 प्रोडक्ट हैं, किसी एक को कंसिडर करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना ये बनता है उतना ये भी बनेगा। अगर मैं आपसे कहूं इस रिएक्शन के दौरान 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना, 0.5 मोल, तो ये कितना बना होगा? ये भी 0.5 मोल बना। तो दोनों प्रोडक्ट में से किसी एक को कंसिडर करें। इसी तरह दोनों रिएक्टेंट में से भी आप किसी एक को कंसिडर करें। मैं इसे कंसिडर करता हूं, आप इसको कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। ये रिएक्शन मैंने स्टार्ट किया, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। यूं रिएक्टेंट की क्वांटिटी में कमी आ रही है। सपोज मैंने 20 मिनट के बाद देखा, आफ्टर 20 मिनट्स, कि ये 1.5 मोल्स पर लीटर रह चुका है। टाइम गुजरा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आ गई। कितने मिनट्स के बाद? 20 मिनट के बाद। और आप गौर करें ये कितना कम हुआ है, ये 0.5 मोल पर लीटर कम हुआ है। तो ये कितना इंक्रीज हुआ होगा? जितनी इसमें कमी आएगी उतनी इसमें इंक्रीज आएगा। तो इसकी क्वांटिटी होगी 0.5 मोल पर लीटर। ये कम हुआ तो इसका मोलर कंसंट्रेशन बढ़ गया। ओके, कितने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद? 20 मिनट्स के बाद। अब इसका रेट आपने कैसे कैलकुलेट करना है? टाइम को मैं मिनट्स में कंसिडर कर रहा हूं। रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी डेल्टा टी। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, शुरू वाला कंसंट्रेशन, और ये 20 मिनट के बाद वाला कंसंट्रेशन है। तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन को यू लिखेंगे C2 माइनस C1, यानी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। ये मैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से रिएक्शन का रेट मालूम करवा रहा हूं। तो C2 माइनस C1, व्हाट इज दिस C2? C2 का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन और C1 का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो T2 माइनस T1, T2 का मतलब है ये और T1 का मतलब है ये।
So rate will be equal to C2 ये है 1.5 माइनस ये C1 डिवाइडेड बाई T2 20 माइनस 0, तो इससे आएगा -0.5 डिवाइडेड बाई 20. आंसर विल बी नेगेटिव. ये आपने देखा कि रिएक्टेंट के लिहाज से रिएक्शन का रेट नेगेटिव आया. नेगेटिव मींस जूं जूं टाइम गुजरता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी आती है. अब मैं इसी रिएक्शन का रेट मालूम करता हूं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट. तो रिएक्शन का रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट जितना आया है बिल्कुल उतना विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी आएगा. लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि रिएक्टेंट के लिहाज से रिएक्शन का रेट नेगेटिव, जबकि प्रोडक्ट के लिहाज से रिएक्शन का रेट होगा पॉजिटिव. रिएक्टेंट के लिहाज से रेट नेगेटिव आया. नेगेटिव कैसे? ये 1.5 कम है और ये 2 ज्यादा है. अब प्रोडक्ट के लिहाज से रिएक्शन का रेट आप देखें तो प्रोडक्ट मैंने ये कंसिडर किया है रेट इज इक्वल टू C2 की जगह पे ये 0.5 माइनस C1 की जगह पे ये 0, T2 है 20 मिनट्स और T1 है ये 0. तो 0.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 20. ये आप देखें जो रेट रिएक्टेंट के लिहाज से आया और जो प्रोडक्ट के लिहाज से आया वो दोनों न्यूमेरिकली सेम है. फर्क ये है कि ये नेगेटिव जबकि ये पॉजिटिव. नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ ये शो करते हैं ओनली कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी आती है जबकि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इजाफा होता है. तो एक रिएक्शन का रेट हमेशा नेगेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और हमेशा पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट. रिएक्शन का रेट नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट and positive with respect to product. अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात रिएक्शन के रेट के बारे में, और वो इंटरेस्टिंग बात आपने बुलानी नहीं है, उन्हें याद रखना है. ये आप देखें पहले 20 मिनट के अंदर रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन में कितनी कमी आई है 0.5 मोल पर लीटर. अब अगले वाले जो 20 मिनट होंगे यानी आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 40 मिनट्स. ये पहले 20 मिनट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा कम हुआ. नेक्स्ट जो 20 मिनट होंगे उसमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में इतनी कमी नहीं आएगी
यानी शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है, रिएक्टेंट तेजी से भागते हैं। रिएक्टेंट की ख्वाहिश होती है शुरू में कि वो जल्द प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, लेकिन जब रिएक्शन शुरू हो तो फिर रिएक्टेंट सुस्त हो जाते हैं। पहले 20 मिनट में 0.5 मोल रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ, नेक्स्ट जो 20 मिनट होंगे उनमें 0.5 मोल नहीं बल्कि 0.5 मोल से कम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे। यानी शुरू में रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है और जूं रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ता है उसकी स्पीड में, उसके रेट में कमी आती है और आखिरकार रिएक्शन का रेट 0 हो जाता है। 0 क्यों होता है? क्योंकि रिएक्टेंट खत्म हो जाते हैं। जब रिएक्टेंट होगा नहीं तो रिएक्शन फिर कैसे होगा? यूं रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन का रेट 0 हो जाएगा। शुरू में रिएक्शन का रेट ज्यादा, विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा। कम होने का क्या मतलब? अभी मैंने बताया कि पहले 20 मिनट में 0.5 मोल रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ, नेक्स्ट जो 20 मिनट होंगे उसमें 0.5 मोल से कम, लेट सपोज 0.45। फिर अगले वाले जो 20 मिनट होंगे उनमें और कम। इंटरवल ऑफ टाइम एक जितना है, लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्जन का रेट होगा कम। ग्राफिकली इसको हम यू रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्लॉट करें वर्सेस टाइम, ये ओरिजिन उस पॉइंट को कहते हैं जिस पे दोनों वेरिएबल की वैल्यू 0। जब टाइम 0 हो तो रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन मैक्सिमम, और जब टाइम बढ़ने लगे तो रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज। शुरू में ये डिक्रीज होगा रैपिड और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लाइन ऐसी होती जाएगी। इसे कहते हैं स्टीप स्लोप, मतलब जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्जन, और इसे कहते हैं फ्लेटन। ये जो लाइन है ये फ्लेट होती जा रही है, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्जन कम। ये यूं ऐसी होती जाएगी और दूर जाके इस टाइम को टच करेगी। यहां पे ये रिएक्शन रुक गया, खत्म हुआ रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में चेंज हुआ। अब आपने रेट मालूम करवाना है, रेट। तो इस कंसंट्रेशन एक्सेस पे कोई से 2 पॉइंट चूज करें। एक पॉइंट ये, इसे कहोगे C1, और दूसरा पॉइंट ये, इसे कहोगे C2। ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन है टाइम T1 पे और ये कंसंट्रेशन है टाइम T2 पे। तो रेट विल बी इक्वल टू C2 माइनस C1
T2 माइनस T1। और आप देखोगे कि ये C1 ज्यादा है इस C2 से, C1 ज्यादा है इस C2 से, ये C1 है, ये C2। योर आंसर विल बी नेगेटिव। योर आंसर विल बी नेगेटिव। So rate of reaction is always negative with respect to reactant। अब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लिखूं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो वो मैं यूं लिखूंगा, चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 ऐसे डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, लेकिन इसके साथ साइन लिखूंगा नेगेटिव। और ये मैंने NO2 के लिए लिखा। अगर मैं CO के लिए लिखूंगा तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक सेकंड में इन दोनों का ये मतलब है कि एक सेकंड में जितने इसके कंसंट्रेशन में कमी आती है, उतनी कमी इसके मोलर कंसंट्रेशन में भी आती है। और इनके मोलर कंसंट्रेशन में इजाफा आता है। कितना इंक्रीज आएगा? जितना इनमें डिक्रीज आया। ये कम हुए तो ये और ज्यादा हुए, तो प्रोडक्ट के लिहाज से रेट को यूं लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू इंक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और बिल्कुल इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी बिल्कुल इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी जितना इंक्रीज NO में होगा, एग्जैक्टली उतना इंक्रीज CO2 में होगा। जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा। दोनों में इक्वल इंक्रीज, इसी तरह दोनों में इक्वल डिक्रीज। इसका डिक्रीज और इसका इंक्रीज ये आपस में इक्वल है, और सबूत है ये कि इसमें कमी आई है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में इंक्रीज आया है। और ये उसका ग्राफिक प्रूफ। सो दैट वाज अबाउट। अच्छा, एक और बात, रेट को हम ने यू लिखा, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, या ऐसे हमने लिखा डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये हम तब लिखते हैं जब इंटरवल ऑफ टाइम ज्यादा हो। जैसे हमने कितना दौरानिया लिया, 20 मिनट या 30 मिनट या 1 घंटा, टाइम इंटरवल ज्यादा। अगर टाइम इंटरवल बहुत कम हो, शॉर्ट, तो फिर रेट को कहा जाता है इंस्टंटेनियस रेट। कम इंटरवल ऑफ टाइम से मुराद है मैंने रिएक्शन शुरू किया और 20 सेकंड या 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद देखता हूं कि कितना रिएक्टेंट कम हुआ है। तो ऐसी सूरत में जब इंटरवल ऑफ टाइम कम हो, रेट कहलाएगा इंस्टंटेनियस रेट। और इंस्टंटेनियस रेट
इट इज इक्वल टू, या ये यू रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा की बजाय डी, डी सी बाई डी टी, या डी एक्स बाई डी टी। इसमें और इसमें क्या फर्क? ये पहला वाला तब जब इंटरवल ऑफ टाइम ज्यादा हो, यानी जब चेंज ज्यादा हो, और ये दूसरा तब जब इंटरवल ऑफ टाइम कम हो। टाइम इंटरवल कम, देन रेट विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। टाइम इंटरवल ज्यादा तो फिर सिंपली उसे रेट कहा जाता है।